हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स। और आज हम करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक जो है डीमोनेटाइजेशन और इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कि जो हमने लास्ट क्लास में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, जो भी हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज ने हमारे बिजनेस को किस तरह से इम्पैक्ट किया है, किस तरह से उसको अफेक्ट किया है। तो ये सारी चीजें हम करेंगे आज की क्लास में। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है गौरव यादव और मैंने किया है बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन आई डिड माय एमकॉम फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड व्हिच इज एग्जाम फॉर लेक्चरशिप. I have 5+ years of teaching experience and I scored 95% marks in class 12 CBSE boards examination. इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ अन अकेडमी के ऐप के बारे में। अन अकेडमी लर्निंग आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या तो प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, जो भी आप यूज करते हैं डिवाइस अकॉर्डिंगली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब वहां पे आपको क्या मिलेगा, सबसे पहली चीज जो वहां पे आपको मिलेगी वो होगी स्पेशल क्लासेस। ठीक है, स्पेशल क्लासेस। सो स्पेशल क्लासेस आर फ्री टू वॉच, हर कोई उनको देख सकता है, वो कंप्लीटली फ्री है। और स्पेशल क्लासेस का जो शेड्यूल है बिजनेस स्टडीज का, बीएसटी का जो शेड्यूल है स्पेशल क्लासेस का, वो है मंडे, वेंसडे, फ्राइडे एट 5 PM। ठीक है, हमारी 5 बजे वहां पे क्लासेस होती हैं, मंडे वेंसडे फ्राइडे 5 PM। और अभी हमने वहां पे कंप्लीट किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर। सो जिसने भी वो क्लासेस अटेंड नहीं की है वो वहां पे जाओ, मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हो गौरव यादव के नाम से। सो मेरा प्रोफाइल है गौरव यादव के नाम से। सो मेरा प्रोफाइल सर्च करो, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद जितनी भी क्लासेस हमारी हो चुकी हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि कल है संडे। अब संडे को हमारा एक क्विज होने वाला है। संडे को हमारा एक क्विज होने वाला है एफएम का, 10 AM, एट 10 AM। तो कल सुबह 10 बजे हमारा एक क्विज होगा एफएम का, जो हमने वहां पे पढ़ा है उसका एक क्विज होगा। इसी के साथ साथ अगर किसी को भी कोई भी डाउट है एफएम से रिलेटेड या कॉमर्स इन जनरल से रिलेटेड, अगर कोई डाउट है तो हम एक डाउट सेशन भी वहां पे रखने वाले हैं। तो 10 बजे वहां पे हम मिलेंगे आपसे। पहले क्विज होगा और उसके बाद डाउट सेशन होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज आपको अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी वो है प्लस, अन अकेडमी प्लस। तो अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन आप परचेज कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स, फॉर 12 मंथ्स। 6 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज, और 12 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 15,000 रुपीज। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे GA10, तो आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ठीक है, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा रेफरल कोड है GA10, तो GA10 अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। सो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मतलब कि जो 10,000 का कोर्स था वो आपको पड़ेगा सिर्फ 9,000 में, और जो 15,000 वाला कोर्स है वो होगा 13,500। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी सेविंग होगी 1,000 रुपीज की, और यहाँ पे 12 मंथ्स वाले में आपकी जो सेविंग होगी वो होगी 1,500 रुपीज की। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या क्या चीजें इंक्लूड करेंगे, यहाँ पे हमारे लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होंगे। उसके बाद हमारी डेडिकेटेड डाउट सेशंस है, जहां पे आपके जितने भी डाउट है, कोई भी पर्टिकुलर डाउट है, वो आप कितनी बार भी वहां पे पूछ सकते हैं। इसके बाद क्विज होगा, टेस्ट होगा। और इसी के साथ साथ ये जो सब्सक्रिप्शन है, ये सिर्फ एक पीरियड बेस्ड सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे अगर आपने 6 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन परचेज किया है, दैट मीन्स कि आप 6 मंथ्स के लिए आप अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल जाता है आपका। ऐसा नहीं है कि भाई आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ मेरी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, नहीं। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, चाहे बिजनेस है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, सारे सब्जेक्ट आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग एक साल का 13,500 इज अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, क्योंकि 13,500 के अंदर आपको एक तरह से सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं। सो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। अब इसके बाद हम एक बार डिस्कस कर रहे थे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या फिर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में हमने क्या किया था, बहुत सिंपल सिंपल सी 3 पॉलिसीज हमने वहां पे पढ़ी थी। कौन कौन सी? प्राइवेटाइजेशन, देन लिबरलाइजेशन, एंड ग्लोबलाइजेशन।
सो इन तीनों पॉलिसीज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेटाइजेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि जहां पे गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, मतलब जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसका जो एक पार्ट है, मतलब या तो फुली या पार्शली वो प्राइवेट सेक्टर को अगर सोल्ड कर दिया जाता है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट वाज अ वर्ड जो हमने कल क्लास में यूज किया था। सो अगर डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। दैट मीन्स कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को हम प्राइवेट जब बनाते हैं तो वो होता है प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था कि भाई प्राइवेटाइजेशन की अगर हम बात करें तो करंटली सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना एक सोल, एक राइट बना के रखा है कि इन सब इंडस्ट्रीज को सिर्फ हम प्रोड्यूस करेंगे, इन सब इंडस्ट्रीज में जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकता है आके। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉलिसी थी वो थी लिबरलाइजेशन की। नाउ लिबरलाइजेशन का जो मतलब होता है वो होता है कि एक तरह से फ्रीडम प्रोवाइड कर देना। फ्रीडम किससे? लाइसेंस से। कि 1991 से पहले की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे, ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे, बहुत ज्यादा परमिशन आपको लेनी पड़ती थी, तो बहुत बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हुआ करता था। लेकिन लिबरलाइजेशन के आने के बाद क्या हुआ कि मेजरली जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फ्री कर दिया गया। दैट मीन्स कि 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें भी आप कोई काम कर सकते हो उन सबको लिबरलाइज कर दिया गया। मतलब उनको स्टार्ट करने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई परमिशन गवर्नमेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट इज बेसिकली लिबरलाइजेशन। और फाइनली हमारे पास आता है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब हम अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज के साथ इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? थ्रू ट्रेड। और यहाँ पे जो ट्रेड होगा या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा या फिर ट्रांसफर होगा वो किस किस चीजों का हो सकता है? गुड्स एंड सर्विसेज। कि हम अपनी कंट्री में बने हुए गुड्स बाहर सेल कर सकते हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं वो अपने गुड्स वहां दूसरी कंट्री में बने हुए गुड्स को यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन के अंदर आता है। इसके बाद अगर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं कि अगर आप किसी फॉरेन पर्सन की कैपिटल को अपनी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं तो उसको भी परमिशन अब मिल गई थी। इसके बाद अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन ने उसको भी छूट दे दी थी। इसी के साथ साथ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी कैसे कि भाई अगर हम कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो हम नहीं बना पा रहे हैं या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको भी हम इंपोर्ट करके ला सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। सो ये था। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमने बोला था कि फ्री फ्लो ऑफ पीपल भी होता है। फ्री फ्लो ऑफ पीपल का मतलब है कि भाई या तो जॉब के पर्पज से हम जाएंगे, या फिर हमारी कंट्री के अंदर कोई आएगा, या फिर इसके अंदर हम टूरिज्म भी इंक्लूड कर लेते हैं कि भाई टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिला। तो ये तीनों जो पॉलिसीज थी ये हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो लाई गई थी 1991 में, और उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। अब हम करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सो आज का टॉपिक काफी सिंपल सा है। अभी ये जो पॉलिसीज थी भाई ये 1991 की हैं, और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी 2000 और उसके बाद के ही, मतलब मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारी एज 15 to 17 तक है, तो तुम्हें इतना नहीं पता होगा कि भाई 1991 से पहले और उसके उसके ये जो पॉलिसीज थी इनके आने से क्या चेंज हुआ। लेकिन एक पॉलिसी ऐसी है जो हमारे सामने ही हुई है, 2 3 4 साल हुए हैं उसको, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार। सो दैट इज डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, डीमोनेटाइजेशन सबको याद है 2016 में किया गया था। ठीक है, 2016 में किया गया था, नवंबर 8 2016 में डीमोनेटाइजेशन किया गया था। अब डीमोनेटाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब एक किसी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी जो करेंसी होती है, अब करेंसी क्या है? एक लीगल टेंडर है। दैट मीन्स कि अगर आपके पास एक करेंसी नोट है तो आप उसको अगर किसी शॉपकीपर को या फिर किसी भी पर्सन को अगर आप शो करते हो तो उसका जो वैल्यू है, मतलब उसके ऊपर जो प्रिंटेड वैल्यू है उतनी वैल्यू के गुड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये होता है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या हुआ था कि जो ये लीगल टेंडर का स्टेटस था वो हटा दिया गया था दो करेंसीज से।
एक 500 रुपीज के नोट्स थे उनसे, और एक 1000 रुपीज के नोट्स थे उनसे। तो इन दो जो ये करेंसी नोट्स थे इनको लीगल टेंडर नहीं माना गया था, मतलब उनको कैंसिल कर दिया गया था कि भाई अब ये जो नोट्स हैं ये अब लीगल टेंडर कंट्री के अंदर नहीं रहेंगे। और अगर मैं बात करूं कि भाई इनकी वॉल्यूम क्या थी, तो हमारी कंट्री के अंदर जो टोटल मनी की वैल्यू थी, जो टोटल करेंसी का सप्लाई था, उसका लगभग लगभग 86% जो शेयर था ना, 86% जो शेयर था वो 500 एंड 1000 रुपीज के नोट्स में था। ठीक है, वो 500 और 1000 रुपीज के नोट्स में था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये जो 86% के जो करेंसी है इनको पूरी तरह से बैन कर दिया था, एक्सेप्ट फॉर सम रीजंस, कि भाई अगर आपको हॉस्पिटल जाना है तो आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं, अगर आपको कोई डीजल पेट्रोल लेना है तो वहां पे, या फिर कोई और हेल्थ सर्विसेज है वहां पे आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर लिया गया था 2016 के अंदर। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या है कि डिमोनेटाइजेशन इज act of removing a currency unit of its status as legal tender, कि जब हम एक करेंसी का जो स्टेटस है लीगल टेंडर होने का उसको हटा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, डिमोनेटाइजेशन। जैसे इससे पहले भी जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो हुआ था आई गेस 2005 2006 के आसपास हुआ था, और वहां पे जो ये मतलब इतनी बड़ी करेंसी नोट्स नहीं थे, वहां पे 25 पैसा 50 पैसा और ये जो छोटी करेंसी थी, मतलब जो 1 रुपी से कम की जो वैल्यू वाले थे उनको बंद किया गया था। लेकिन ऐसा यहाँ पे अभी हुआ था कि भाई 500 और 1000 रुपीज के जो नोट्स है उनको बंद कर दिया गया। ठीक है, so the government of India made an announcement on November 8, 2016 with profound implication for the Indian economy. The two largest denomination notes, 500 and 1000, were demonetized with immediate effect, ceasing to be the legal tender except for a few specified purposes such as paying utility bills. ठीक है, कि जो यूटिलिटी बिल्स है, जो हमें काम करना ही करना है, जिनके बिना हमारा ये काम नहीं चल सकता, कि भाई हमें मान लो कि ग्रोसरीज वगैरह खरीदनी है तो छोटी मोटी पेमेंट हम उनसे कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई रियल एस्टेट परचेज करना है, कोई गोल्ड परचेज करना है, या फिर कोई शेयर्स परचेज करने हैं, तो वहां पे वैसे भी शेयर्स तो डिजिटल फॉर्म में होते हैं, तो उसकी तो बात यहाँ पे आती नहीं है। लेकिन जो बड़ी चीजें हैं जैसे गोल्ड हो गया, स्पेसिफिकली अगर मैं गोल्ड की बात करूं या रियल एस्टेट की बात करूं, तो वहां से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया कि भाई आप इस पैसे को यूज करके ये चीजें परचेज नहीं कर सकते। So this led to 86% of the money in the circulation invalid. तो जो हमारी टोटल करेंसी थी, जो हमारी टोटल मनी की वैल्यू थी, उसका 86% जो पार्ट था वो इनवैलिड कर दिया गया था। ठीक है, वो क्या कर दिया गया था, उसको इनवैलिड कर दिया गया था कि भाई अगर आप किसी शॉपकीपर को दिखाओगे तो वो कहेगा कि भाई ये अब जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है, इसकी अब कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको इनवैलिड कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि भाई इसके फीचर्स क्या थे, मतलब अगर हमने किया था तो ये क्या सोच समझ के किया था कि अगर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा स्टेप उठाया कि भाई 86% के जो करेंसी नोट्स हैं हम उसको बंद कर देंगे, उनको हटा देंगे, तो ऐसा क्यों किया गया था। तो सबसे पहला जो रीजन है वो है कि डिमोनेटाइजेशन जो था ना वो एक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर था। अब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर का क्या मतलब है, इसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सो देखो, एक स्लैब रेट गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है कि भाई अगर आप इतने पैसे से ज्यादा पैसा कमाते हैं एक साल के अंदर, अगर आपकी इनकम जो है वो इससे ज्यादा अगर होती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि भाई हम, मतलब अगर कोई पर्सन ऐसा चाहता है कि हम टैक्स पे नहीं करना चाहते, ठीक है, हम टैक्स पे नहीं करना चाहते क्योंकि ये हमारी इनकम है, तो हम गवर्नमेंट को क्यों पे करें। तो इस तरह की अगर थिंकिंग किसी की है तो उस केस में वो क्या करते थे कि वो उस चीज को मतलब वो जो उनकी इनकम थी उसमें किसी तरह का टैक्स पे नहीं करते थे। और ये जो इनकम थी इसी को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम ब्लैक मनी बोलते हैं। सो ब्लैक मनी इज बेसिकली वो इनकम हमारी जिसके ऊपर हमने टैक्स पे गवर्नमेंट को नहीं किया है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करा कि भाई अब आपके पास जो करेंसी नोट्स है ना उसको हमने बैन कर दिया। अब ये क्यों स्टेप लिया, क्योंकि देखो अगर बैंक से कोई ट्रांजेक्शन होगी, अगर बैंक का कोई रोल होगा कि भाई मेरी इनकम जो है वो बैंक के अंदर आई, तो गवर्नमेंट को पता ही चल जाएगा कि भाई मेरे बैंक के अंदर पूरे साल में इतना पैसा आया। तो गवर्नमेंट मुझसे पूछ सकती है कि भाई अगर तुम्हारे पास एक साल के अंदर 50 लाख रुपया अगर आया है तुम्हारे अकाउंट के अंदर, तो फिर ये कहाँ से आया है। तो तुम मतलब जो भी तुम्हें इनकम हुई है उसके ऊपर तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा।
अगर तुम बैंक से रिसीव करोगे। लेकिन अगर मुझे टैक्स पे नहीं करना है तो उस केस में मैं क्या प्रेफर करता हूँ, उस केस में प्रेफर करूंगा कि भाई मैं कैश में पेमेंट करूं या फिर कैश में पेमेंट रिसीव करूं। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, इसको ठीक करने के लिए एक तरह से डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप था वो लिया गया था। तो जो अनडिक्लेयर्ड इनकम थी, ठीक है, जो डिक्लेयर्ड इनकम थी, जो जो हमने बताई हुई है कि भाई मैं इस कंपनी के अंदर काम करता हूँ या फिर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर काम करता हूँ, मुझे इतनी इनकम मिल रही है, वो डिक्लेयर्ड इनकम है, उसके ऊपर मैंने टैक्स पे किया हुआ है। लेकिन जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है उसको एक तरह से सर्कुलेशन में लाने के लिए, उसको एक तरह से फॉर्मल सेक्टर के अंदर लाने के लिए ये स्टेप उठाया गया था। ठीक है। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ क्या हुआ था, देखो यहाँ पे इसको पढ़ लेते एक बार। So demonetization is viewed as tax administrative measure. Cash holdings arising from declared income was readily deposited in bank and exchange for new notes. तो जो declared income थी, जो हमने गवर्नमेंट को बताया हुआ है कि भाई हम इतनी इनकम अर्न कर रहे हैं, वो तो हमने डिपॉजिट करा दी और उसको हमने नए नोट के बदले में कन्वर्ट करवा लिया, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन जो ब्लैक मनी है, ठीक है, जो ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी का मतलब क्या हुआ, ब्लैक मनी इज बेसिकली अनडिक्लेयर्ड इनकम, जो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया, हमें मतलब हमने उसको बताया ही नहीं है गवर्नमेंट को कि भाई हमने इस पर्टिकुलर ईयर में इतना पैसा अर्न किया है। तो उस तरह की जो अनडिक्लेयर्ड इनकम है या फिर जिसको हम ब्लैक मनी के नाम से जानते हैं, तो उसको डिस्क्लोज ताकि लोग करें, उसको डिस्क्लोज करें। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भाई अगर तुमने पहले अगर टैक्स तुम दे देते, अगर तुम उसको पहले पहले ही उसको डिस्क्लोज कर देते, डिक्लेयर कर देते, तो हो सकता है कि तुम्हें टैक्स पे करना पड़ता, मान लो 20%, 30%, ठीक है, फ्लैट रेट, मतलब 20%, 30% तक का भी अगर मैं मान लूं, तो 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन गवर्नमेंट ने इस टाइम पे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे ये बोला कि भाई अगर आपके पास कोई कैश में कोई अमाउंट रखा है, मान लो कि मेरे पास 10 करोड़ रुपया रखा है। अब 10 करोड़ रुपया अगर मैं उसको अपने पास ही रखूंगा, कैश में है, वो 500 और 1000 रुपीज के नोट्स में है, तो अगर मैं उसको अपने पास ही रखूंगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में तो वो खत्म ही हो गया ना, क्योंकि अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब वो लीगल नहीं है। तो लीगल नहीं है तो फिर उसको रख के हम क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई अगर आपके पास ऐसी कोई अनडिक्लेयर्ड इनकम है या फिर कोई ब्लैक मनी है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की थी गवर्नमेंट को, तो वो अब आप डिस्क्लोज कर सकते हो। और उसके बदले में आपको एक फ्लैट टैक्स रेट देना पड़ जाएगा कि भाई 40% या 50% या फिर 60%, जो भी है। आई थिंक 60% का वो एक रेट था कि जो भी आपकी इनकम है जो आपने डिस्क्लोज नहीं की थी, उसके ऊपर 60% हमें टैक्स दे दो, और बाकी का जो 40% बचेगा, 50% बचेगा, वो आप खुद रख लेना। अब ये बहुत सिंपल सी बात है कि भाई तुमने अगर कोई गलत काम किया है, अगर तुमने पैसा छुपाया है, तो उस केस में वो कम से कम ज्यादा टैक्स तो वसूलेगी ना, कि तुम्हारी गलती है तो चलो सजा वजा हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, हो गया, चलो हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अभी भी अगर तुम डिस्क्लोज करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उसके बदले में आपको 60% या 50% का टैक्स देना पड़ेगा। बाकी की जो इनकम है फिर वो आपका व्हाइट मनी हो जाएगा, ठीक है, वो आपका व्हाइट मनी हो जाएगा, उसको मतलब आप फिर बैंक के अंदर रख सकते हैं, उससे जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। तो ये मेजर वहां पे लिया गया था, ठीक है। इसके बाद demonetization also led to tax administrating channelizing saving into formal financial system। अब देखो इसी टाइम पे क्या हुआ था कि जो भी मेरे पास, मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपया रखा हुआ है, लेकिन ये डिस्क्लोज इनकम है, मैंने इस इनकम को डिक्लेयर किया हुआ था। तो ये जो डिक्लेयर्ड इनकम है, अगर ये मेरे पास कैश में रखी हुई है, तो इसको अगर मैं बैंक में जमा कराऊंगा तो मेरे ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि ये पैसा भाई मेरी सेविंग का है, ये मैंने पिछले 5-6 सालों में जो जमा करा है, सेव करा है, और मेरे पास कैश में रखा था, मैंने बैंक के अंदर जमा करा दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वहां पे जो विड्रॉल की लिमिट थी उसको सेट कर दिया गया था कि भाई आप एक दिन में 2000 का ही मतलब विड्रॉल कर सकते हैं या फिर 4000 का विड्रॉल कर सकते हैं। तो इसीलिए, क्योंकि बैंक के पास पैसा इंक्रीज होगा, तो बैंक उस पैसे का क्या करेगी, बैंक उस पैसे को यूज करके लोन प्रोवाइड कर देगी। तो दूसरा जो इसका फीचर था वो ये था कि भाई जब लोग डिपॉजिट करेंगे अपना जो भी कैश है, जब वो बैंक के अंदर आएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो सारा का सारा विड्रॉ करेंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो लिमिट हमने सेट कर दी कि लिमिट है। दूसरी चीज कि अब लोग डिजिटल की तरफ ज्यादा बढ़ रहे थे, तो इसीलिए ये भी बोला गया कि भाई जो मतलब डिपॉजिट बैंक के पास आए हैं वो पूरी तरह से विड्रॉ नहीं किए जाएंगे, वो बैंक के पास ही रहेंगे, जिसको वो लोन देने के लिए यूज कर सकता है। ये आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, बैंकिंग चैप्टर जो होगा उसमें आप ये पूरा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई बैंक अपने पास जो भी पैसा रखता है,
उसको वो लोन की तरह कैसे यूज करता है और उससे इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है, ठीक है, इकोनॉमी एक्चुअल में ग्रो करने में उससे हेल्प होती है। तो यहाँ पे ये भी हमने बात की थी। सो दो मच ऑफ द कैश दैट हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंकिंग सिस्टम इज बाउंड टू बी विड्रॉन, कि मतलब विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन some of the new deposit scheme offered by the bank will continue to provide a base loan at a lower interest rate, कि भाई यहाँ पे कि भाई विड्रॉ तो करेंगे लेकिन फिर भी उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऐसा होगा जो इंक्रीज होगा, एज अ डिपॉजिट इंक्रीज होगा। तो वहां पे वो क्या कर सकते हैं कि भाई वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं इंडस्ट्रीज को या फिर जिस किसी पर्सन को भी उस लोन की रिक्वायरमेंट है, वो उसको ये जो पैसा है एज अ लोन प्रोवाइड कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट उनसे कम ले सकते हैं, क्योंकि मतलब इंटरेस्ट रेट कम क्यों लेंगे, क्योंकि अब वो ज्यादा लोन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई थी। इसके अलावा demonetization is also interpreted as a shift on the part of government indication that tax evasion will no longer be tolerated or accepted, कि अगर आप टैक्स इवेड करते हैं, ठीक है, अगर आप टैक्स इवेजन के अंदर किसी भी तरह से इन्वॉल्व रहते हैं कि भाई आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं कि मेरी कितनी इनकम है, तो उस केस में आपको मतलब वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने आज डिस्क्लोज नहीं की तो आपके ऊपर बाद में कभी भी कुछ भी आ सकता है कि भाई आपके अकाउंट में अगर 5 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई तो ये कहां से आया आपके पास पैसा, ठीक है। गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया था कि पिछले 5 सालों में जिसके भी अकाउंट में 5 या 10 लाख से ज्यादा की ट्रांजेक्शन हुई होंगी ना, उनको भी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपके पास ये जो 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, अगर आपने 1 साल के अंदर ये ट्रांजेक्शन की है तो ये क्यों की है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी था कि गवर्नमेंट अब ये एक मतलब एक तरह से इंडिकेट करना चाहती थी कि अगर आप टैक्स इवेजन करते हैं तो उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपसे। अगर आप या तो आप टैक्स दे दो, जो आपका टैक्स बनता है 20% 30% वो दे दो, या फिर जिस टाइम पे आपको पकड़ा जाएगा उस टाइम पे हम पेनाल्टी लगाएंगे, भाई 50-60% का टैक्स हम लोग वसूल करेंगे और उसके ऊपर से आपको कोई पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो ये चीज भी यहाँ पे थी। इसके बाद नेक्स्ट क्या था कि भाई अभी अगर मैं बात करूं 2016, तो 2016 से पहले जो ये डिजिटल पेमेंट वगैरह का जो ये सिस्टम था, चाहे वो भीम यूपीआई है या फिर जो भी ई वॉलेट्स हैं, जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया या फिर फोन पे हो गया, तो ये सारे जो वॉलेट्स हैं या फिर यूपीआई की अगर मैं बात करूं तो वो इतने ज्यादा प्रेवलेंट नहीं थे, क्योंकि सबका कैश में लेन देन चलता था। मैंने किसी को कैश में पे किया, उसके पास कैश है, उसने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो कैश यूज कर लिया, और ये जो साइकिल था ये इसी तरह से चलता रहता था। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि मेजरली जो शॉप्स होती हैं, चाहे वो छोटी मोटी कोई भी शॉप्स है, सभी पे डिजिटल पेमेंट का सिस्टम जो है वो आपको मिल जाएगा। और हर कोई ये चाहता है कि भाई अगर मुझे डिजिटली पेमेंट अगर तुम कर रहे हो तो बेटर रहेगा, कंज्यूमर्स के लिए भी बेटर होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोल रहे कि अनदर फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट अ लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी, कि जहां पे यहाँ पे देखो एक एक वर्ड बहुत जनरली यूज होता है जो होता है कैशलेस। तो हमारा जो मकसद था वो कैशलेस इकोनॉमी बनाने का नहीं था। कैशलेस इकोनॉमी बनाना इम्पॉसिबल है, मतलब कैशलेस का मतलब है कि कैश पूरी तरह से खत्म ही हो जाए। तो पूरी तरह से कैश को खत्म करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट का जो मकसद था वो था लेस कैश इकोनॉमी। लेस कैश इकोनॉमी का मतलब है कि अगर आप 1 लाख रुपया कैश में खर्च कर रहे हैं तो कोशिश करो कि भाई 90,000 आप डिजिटल पेमेंट करो, चाहे आप उसमें डेबिट कार्ड का यूज करो, चाहे क्रेडिट कार्ड का यूज करो, चाहे चेक्स का यूज करो, या फिर जो भी ई वॉलेट्स हैं या फिर मतलब यूपीआई है, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, वो सारी चीजों को प्रमोट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया था, ठीक है। दैट इज चैनलाइजिंग मोर सेविंग थ्रू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्रूविंग टैक्स कंप्लायंस। अब इससे एक फायदा और ये भी हुआ कि अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद 2016 के बाद, नवंबर 2016 के बाद, जो ये यूपीआई पेमेंट्स थी और जो डिजिटल पेमेंट थी ना, वो बहुत तेजी से शूट हुई, ठीक है, बहुत तेजी से वो इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज होने से क्या हुआ कि भाई मेरे मेरे बैंक के अंदर पैसा था, मुझे किसी शॉपकीपर को पे करना है, तो मैंने क्या किया, गूगल पे से उसको पे कर दिया। अगर मैंने इस तरह का कोई ऐप यूज किया कि भाई मैंने यूपीआई यूज करके उसको पे कर दिया, तो उस केस में मेरे बैंक अकाउंट से निकल के दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर चलेगा, लेकिन है तो बैंक के अंदर ही ना, जो हमारा कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसके सिस्टम के अंडर ही है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है जहां पे बैंक के पास जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, तो उस केस में भी वो लोन क्या है वो ज्यादा प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। और ज्यादा प्रोवाइड करने के साथ साथ जो रेट होगा ना वो भी कंपैरेटिवली कम होगा अगर हम बाकी पहले टाइम से अगर उसको कंपेयर करें। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं।
then next is that is channelizing more saving through formal financial system and improving tax compliance. तो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये जो मेजर था ये लिया गया था। ठीक है, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है कि भाई अगर मान लो कि अगर सारी पेमेंट्स अगर कैश में हो रही है, ठीक है, कैश में अगर हो रही है तो सबसे पहले तो टैक्स का तो वो पॉइंट हटा ही दो। अब अगर कोई अनडिक्लेयर्ड इनकम है कि मैंने मान लो कि अपनी कोई मेरी प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी मैंने सेल कर दी मान लो 50 करोड़ में। अब 50 करोड़ में अगर मैंने वो प्रॉपर्टी सेल करी तो गवर्नमेंट के हिसाब से तो कोई सेल परचेज नहीं हुआ, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई सेल परचेज नहीं हुआ, उसको लग रहा है कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा है इकोनॉमी में। लेकिन अगर मैं अपने पर्सनल लेवल की बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो जो पैसा है वो सर्कुलेट नहीं हो रहा, वो सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि 50 करोड़ की जो इनकम होगी, 50 करोड़ का जो मेरे पास जो भी पैसा आया है उसको मैं ऐसे तो नहीं है कि भाई किसी को मतलब अपने बैंक में तो जमा नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर बैंक में जमा करा दिया तो फिर वो डिस्क्लोज हो जाएगा, गवर्नमेंट हमसे पूछेगी कि भाई आपके पास 50 करोड़ रुपया अगर आया है तो कहां से आया है। तो इसीलिए जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम था, जो बैंकिंग सिस्टम था, या फिर गवर्नमेंट ये चाहती थी कि हमें ये पता होना चाहिए कि कितना मनी एक्चुअल में सर्कुलेशन में है। ठीक है, ऐसा ना हो कि कुछ हाथों में वो पैसा रखा हुआ है और किसी की तिजोरी में बंद रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट सोच रही है भाई पैसा तो मार्केट में है लेकिन ना डिमांड बढ़ रही है, ना सप्लाई बढ़ रही है, ना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ना कंजम्पशन बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसीलिए फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम को थोड़ा सा बेटर करने के लिए ये जो डिमोनेटाइजेशन का जो स्टेप था ये लिया गया था। Though there are arguments against this, as digital transactions require use of cell phones for customers and POS machines for merchants, which will only work if there is internet connectivity. अब यहाँ पे एक चीज ये भी आ गई थी कि भाई अगर आप डिजिटल पेमेंट को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, अगर उसको एनकरेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो भाई अगर आप मोबाइल फोन से पे कर रहे हैं, कोई यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं या फिर कोई वॉलेट यूज कर रहे हैं, तो उस केस में आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए, साथ ही साथ में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। उसी के साथ अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो डेबिट कार्ड आजकल अगर हम छोटी मोटी दुकानों पे देखें तो वहां पे नहीं होता है, वहां पे यूपीआई अवेलेबल है, वो एक अलग बात है, लेकिन वहां पे जो ये डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई हमने सोच तो लिया कि हम ये करेंगे, लेकिन उसके लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है, उसके लिए जो रिसोर्सेज की जरूरत है कि भाई हमें मोबाइल फोन्स चाहिए, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, वो कहाँ से आएगा? क्योंकि इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल अगर हम अपग्रेडेशन की बात करें तो बहुत कम लेवल पे था। 2015-16 की अगर हम बात करें तो वहां पे बहुत कम लेवल पे था। आज बहुत इंक्रीज हो गया, 4-5 साल के अंदर बहुत ज्यादा डिजिटल का ये जो जमाना है बहुत इंक्रीज हो गया है, लेकिन पहले ये जो चीजें थी बहुत कम हुआ करती थी। तो ये इसका एक सबसे बड़ा एक इसके अगेंस्ट में एक आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो गया। On the contrary, these disadvantages are counterbalanced by an understanding that it helps people in formal economy, thereby increasing financial saving and reducing tax evasion. तो इसका जो बेसिक मतलब था वो यही था कि भाई लोग सेव ज्यादा करेंगे। सेव ज्यादा करेंगे कैसे? क्योंकि जो फाइनेंशियल सिस्टम है हमारा, जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर अगर हमारा पैसा रहेगा तो हम सेव करना ज्यादा प्रेफर करेंगे और उस केस में हमारा जो टैक्स इवेजन होगा वो भी क्या होगा? कम होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया फीचर ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। तो ये जितने भी पॉइंट है ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है कि ये हमारे पास फैक्टर्स हैं कि भाई इनके ऊपर क्या इफेक्ट आया, तो ये इनके इफेक्ट है। तो सबसे पहला मनी और इंटरेस्ट रेट। तो मनी और इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ डिमोनेटाइजेशन का, कि जो कैश ट्रांजेक्शन थी उसके अंदर डिक्लाइन आया, क्योंकि हमने अभी बात की कि भाई डिजिटल इंक्रीज हो गई थी, तो जो कैश ट्रांजेक्शन जितने भी होते थे उनके अंदर एक डिक्लाइन आया। देन बैंक डिपॉजिट इंक्रीज हो गए, क्योंकि हमारे पास जो भी कैश में रखा हुआ था पैसा वो हमें बैंक में तो जमा कराना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हम अपने पास रखेंगे, हम सोचेंगे कि भाई हमें तो गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है, हमें मतलब नहीं है। तो अगर ऐसा तुम सोचोगे तो क्या हो जाएगा उससे? अब वो जो 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं वो तो खत्म हो चुके हैं ना, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर अपने पास रखोगे तो वो वैसे भी पीस ऑफ पेपर है, तो इससे बेटर है कि भाई बैंक के अंदर डिपॉजिट करा दो। तो इसीलिए जब हमने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराए तो उसके जो बैंक के डिपॉजिट थे वो क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। इसी के साथ साथ जो फाइनेंशियल सेविंग थी वो भी बढ़ गई। ठीक है, वो कैसे बढ़ गई? क्योंकि जो हमारा फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर अब ये पैसा आ गया था। ठीक है, अब हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं थी, मतलब अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं तो उस केस में फिर हमें डरने की जरूरत क्या है? उस केस में हम हमारा जो मन है, हमारी जो मर्जी है, जिस तरह से हम पैसा खर्च करना चाहते हैं उस तरह से हम खर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने बोला कि जो फाइनेंशियल सेविंग थी वो क्या हो गई? इंक्रीज हो गई।
द नेक्स्ट इज प्राइवेट वेल्थ। अब प्राइवेट वेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो गई, वो रिड्यूस हो गई। क्यों? क्योंकि पहले लोगों के पास मान लो कि जैसे मैंने बताया कि भाई 50 करोड़ रुपया मेरे पास 2016 में रखा हुआ था, अब डिमोनेटाइजेशन हो गया तो मुझे उसको कन्वर्ट तो कराना पड़ेगा ना। तो या तो मैं कोई यूज करूंगा कोई मतलब इलीगल वे कि भाई मैं किसी बैंक वाले से या फिर कोई भी पर्सन है जैसे 99 या फिर इस तरह का जो परसेंट है वो पैसा जमा हो गया था बैंक्स के अंदर, तो सब लोगों ने पैसा जमा तो करा दिया, लेकिन अब उससे क्या हुआ, अब वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट की नजर में आ गया कि भाई ये जो पैसा है ये हमारी बैंक में है, ये हमारे सिस्टम में है। तो इससे जो प्राइवेट वेल्थ थी वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, कि या तो आपने टैक्स पे किया उसके बदले में, या फिर आपने उसको बैंक में डिपॉजिट कराया कि भाई आपने आपकी फैमिली में मान लो या फिर आपके जो रिलेटिव्स हैं वहां पे 100 रिलेटिव्स हैं, सबको आपने 1 करोड़ रुपया दे दिया और बोल दिया कि भाई अपने बैंक में जाके इसको चेंज करवा लो, ठीक है, मतलब अपनी इनकम दिखा के चेंज करवा लो। तो उस केस में भी जो प्राइवेट वेल्थ है वो रिड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि उस केस में भी क्या होगा कि वो जो पैसा है ना वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंडर आ गया है, क्योंकि विड्रॉल के ऊपर एक लिमिट है। अब जहां पे भी अब आप उसको खर्च करोगे ना, वो हमें पता होगा कि भाई इस पर्सन ने कहाँ पे उस पैसे को खर्च किया है। तो ये चीज यहाँ पे हो गई। लेकिन इसी तरह से अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर की जो वेल्थ थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी जो इनकम थी वो पहले भी डिस्क्लोज थी, वो पहले भी टैक्स पे करी थी, जो भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं वो पहले भी अपना इनकम दिखाती थी कि भाई हमारा इतना इनकम हुआ, इतना एक्सपेंसेस हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना हमने टैक्स पे कर दिया। तो अगर टैक्स हम पे कर रहे हैं तो उस केस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक सेक्टर की जो वेल्थ थी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। देन डिजिटाइजेशन, सो डिजिटल ट्रांजेक्शन जो थे वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए, कि जो हमारा रुपे कार्ड है या एईपीएस कार्ड्स होते हैं, ये जो मेथड्स हैं, डिजिटल पेमेंट के जो मेथड है जिसके अंदर हम यूपीआई वॉलेट्स वगैरह सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, ये ट्रांजेक्शन्स भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। द नेक्स्ट रियल एस्टेट का प्राइस डिक्लाइन हो गया, क्योंकि रियल एस्टेट का जो एक तरह से बिजनेस हम कह सकते हैं, रियल एस्टेट का जो बिजनेस था ना वो बेसिकली ब्लैक मनी से चलता था, कि हमने पेपर में शो किया कि भाई मैंने कोई जमीन परचेज की है 10 लाख रुपए की, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट होती थी 5 करोड़ रुपया। तो बाकी का जो 4 करोड़ 90 लाख रुपया है वो हम कैश में रिसीव कर लेते थे। अब कैश में तो रिसीव हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भाई बैंक के अंदर पैसा है, बैंक के अंदर पैसा है, अगर आप उसको विड्रॉ करके किसी को पे करोगे तब भी गवर्नमेंट आपको पूछेगी कि भाई आपने जो ये 5 करोड़ रुपया विड्रॉ किया है ये आपने किसको पे किया है, आपको क्या जरूरत हो गई। तो फिर वो वहां पे वो चीज आ जाएगी। तो इसीलिए रियल एस्टेट के जो प्राइस थे वो भी क्या हो गए, डिक्लाइन हो गए, क्योंकि लोगों के पास अब पैसे की थोड़ी कमी हो गई। ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें टैक्स कलेक्शन की, तो टैक्स कलेक्शन के अंदर भी राइज हुआ। टैक्स कलेक्शन के अंदर राइज कैसे हुआ? क्योंकि जो इनकम पहले डिस्क्लोज नहीं थी, जो इनकम पहले डिस्क्लोज नहीं की गई थी वो अब डिस्क्लोज हुई। अब डिस्क्लोज होगी तो उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो टैक्स का कलेक्शन था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हमने बोला कि राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, कि जो डिस्क्लोजर था वो अब बढ़ गया। ठीक है, डिस्क्लोजर था वो इंक्रीज हो गया और उसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, और ये सारे जो पॉइंट्स है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, यूनियन बजट से पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो एक इकोनॉमिक सर्वे करती है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री। जब यूनियन बजट पेश होता है ना फरवरी में मार्च में, तो उस टाइम पे इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, मतलब उससे पहले किया जाता है, ताकि हमें ये पता चल सके कि जो हमारी इकोनॉमी है वहां पे कौन से वीक सेक्टर्स हैं। ठीक है, कौन से वीक सेक्टर्स है, कहाँ पे हमें बजट एलोकेशन की ज्यादा जरूरत है, कहाँ पे हम पैसा थोड़ा कम खर्च करें, कहाँ पे ज्यादा खर्च करें। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कोई बना रहा हूँ, ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें इंडिया के अंदर हुई थी। ठीक है। अब इसके बाद फाइनली हम बात कर लेते हैं कि भाई जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे दैट मींस 1991 वाले, मतलब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उनका क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, उनके अगर हम इफेक्ट की बात करें तो उनका क्या इफेक्ट हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। अब देखो पहले क्या था, पहले सिर्फ जो डोमेस्टिक फर्म्स थी, जो हमारी कंट्री की जो फर्म्स थी, सिर्फ उन्हीं को परमिशन थी हमारी कंट्री के अंदर ऑपरेट करने की, कि भाई आप ही यहाँ पे चीजें बनाओगे और यहाँ पे आप ही सेल करोगे। तो अगर मान लो कि हमने मतलब ग्लोबलाइजेशन की तरफ अगर हम बढ़े, तो हमने जो फॉरेन कंपनीज थी उनको इनविटेशन दिया कि भाई आ जाओ और हमारी कंट्री के अंदर आपको किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, कोई प्रोडक्शन करना है तो आप कर सकते हो। तो जहां पे पहले 2 या 3 चीजें ही बनती थी वहां पे अब 100 चीजें बनने लगी।
ठीक है। तो वहां पे जब इतनी ज्यादा फर्म्स आ गई हैं, तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जो कंपटीशन था वो एकदम से अचानक से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इज मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स। अब मोर डिमांडिंग कंज्यूमर्स, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जब हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होंगी, कि अगर हमारे पास मान लो कि तुम्हें मैं सिर्फ दो चॉइसेस दूं कि या तो ये या फिर ये, तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो जैसे हम आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो आइसक्रीम खाने की मतलब आइसक्रीम खाने के लिए जब हम जाते हैं स्टोर पे, तो हम वहां पे देखते हैं कि भाई स्ट्रॉबेरी भी अच्छा है, ठीक है, हम ब्लैक करंट भी ले सकते हैं, हम वनीला भी ले सकते हैं, हम कुकी एंड क्रीम भी ले सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कौन सा सिलेक्ट करें। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सोचते हैं कि भाई जो मुझे सबसे बेटर लगेगा मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। तो इसीलिए क्योंकि ज्यादा फर्म्स आ गई थी, ज्यादा प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए थे, तो इसीलिए जो कस्टमर्स थे उनकी जो डिमांड थी वो भी इंक्रीज हो गई थी। जहां पे पहले उनको ये होता था कि भाई जो मिल रहा है वो कंज्यूम कर लो, अगर नहीं मिल रहा है तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है, अगर हमें जो चीजें मिल रही है वही हमें कंज्यूम करनी पड़ती थी पहले। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो कंज्यूमर की डिमांड थी ना वो भी इंक्रीज होने लग गई थी, क्योंकि उनको ये पता था कि भाई अगर एक कंपनी हमारी बात नहीं सुनेगी, दूसरी नहीं सुनेगी, तो तीसरी तो सुनेगी ना। तो क्योंकि इतनी सारी कंपनीज आ गई थी, इतने सारे फर्म्स थे हमारी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो इसीलिए जो हमारी डिमांड थी वो भी क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। ठीक है। द नेक्स्ट इज रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट। अब भाई इन्वायरमेंट तो अपने आप ही चेंज होगा ना। हमने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए, हमने लिबरलाइजेशन की बात की। तो जब हम लिबरलाइजेशन करते हैं तो हमने मतलब जो भी लाइसेंसिंग थी, जो भी कोटा राज था, उसको हटाने की बात की। तो जब भी लाइसेंसिंग हटेगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम ये बोलेंगे कि भाई जो हमारे पास मतलब जो भी एक तरह से हम हमारा जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज होगा। क्योंकि पहले ही जिस काम को करने के लिए हमें 2-2 3-3 साल तक रुकना पड़ता था, अब उसके लिए हमें रुकने की जरूरत नहीं है। मैंने आज सोचा, मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, तो मैं 2-3 महीने के अंदर ही कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस को क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो इन्वायरमेंट था वो क्या था, बहुत तेजी से चेंज हुआ, क्योंकि सारी पॉलिसीज एक साथ चेंज हो गई थी कि भाई कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं, हमें भी अलाउड हो रहा है, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन भी हो रहा है। तो इसीलिए हमने बोला कि जो इन्वायरमेंट था वो काफी जल्दी जल्दी चेंज हुआ। द नेक्स्ट इज नेसेसिटी फॉर चेंज। नेसेसिटी फॉर चेंज मतलब कि भाई अभी इस टाइम पे अगर मैं 1991 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो वहां पे पॉवर्टी रेट जो है, या फिर जो हमारा प्रोडक्शन का रेट है, या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी का जो लेवल है, वो काफी ज्यादा कम था, वो बहुत ज्यादा कम था। तो उसको उसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें चेंज की जरूरत थी। तो इसीलिए भी जो ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज थी, इन्होंने इस चेंज को क्या किया, इसको हेल्प किया ज्यादा अच्छा करने में। तो इसीलिए हमने बोला कि भाई नेसेसिटी फॉर चेंज है यहाँ पे। इसके बाद नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स कैसे, कि अगर मान लो कि अगर हम टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं किसी, जैसे मैंने बोला था कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कि भाई अगर हमें किसी फॉरेन कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो हम उसको लाने के लिए भी फ्री है, ठीक है, जितना हम टेक्नोलॉजी लेके आना चाहते हैं उतना हम ला सकते हैं। तो उसके लिए अगर मान लो कि टेक्नोलॉजी में मान लो कंप्यूटर हम लेके आए अपनी कंट्री के अंदर, हमने कंप्यूटर का सिस्टम और ये सब चीजें अगर हम लेके आए, तो उनको चलाने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ना, उसका जो एक तरह से ट्रेनिंग करना पड़ेगा हमें। तो इसीलिए हमने बोला कि भाई जब ये जो पॉलिसीज थी, एलपीजी की जो पॉलिसीज थी, जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, तो जो ह्यूमन रिसोर्स थी इनको डेवलप करने की भी जरूरत हमें पड़ी, क्योंकि जो हमारी पहले नॉलेज थी वो इनफ नहीं थी इस वाले इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए। तो इसीलिए हमने बोला कि नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने की नीड थी। तो इसके लिए वेरियस ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड किए गए फर्म्स के द्वारा, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई। ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया मार्केट ओरिएंटेशन। अब मार्केट ओरिएंटेशन ये हम मार्केटिंग में भी पढ़ेंगे, बिजनेस स्टडीज में, लेकिन यहाँ पे अगर मैं इसका सिंपल सा मतलब बताऊं तो क्या है, तो 1991 से पहले क्या हुआ करता था कि जो भी प्रोड्यूसर है कोई चीज का अगर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो पहले चीजों को बना लेता था और उसके बाद बोलता था कि ठीक है अब ये चीज बन गई है, अब इसको मार्केट में जाके बेच देते हैं। ठीक है। तो ये होता था पहले, जो जिसको हम प्रोडक्ट ओरिएंटेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हुआ करता था कि पहले हमने प्रोडक्ट बना लिया अपने हिसाब से कि भाई मेरे पास ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके मैं ये सारे प्रोडक्ट बना सकता, तो मैंने बना लिए, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ कि ये जो ओरिएंटेशन था ये चेंज हो गया फ्रॉम प्रोडक्ट टू मार्केट। अब क्या हुआ कि अब जो कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे ना,
जो भी कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे, अगर उनको चाहिए कि भाई हमारे हमारे जो भी कार्स हैं वो थोड़ी कॉम्पैक्ट हो जाए या फिर वो थोड़ा कम प्राइस में आए, तो उस तरह की चीजें अब यहाँ पे आ गई थी। जैसे टाटा नैनो की अगर हम बात करें, तो टाटा नैनो क्यों हुआ, मतलब टाटा नैनो का अगर प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था अगर टाटा इंडस्ट्रीज ने, टाटा मोटर्स ने, तो वो क्यों किया था, वो इसीलिए किया था क्योंकि उनको ये लगा था कि भाई इंडिया के अंदर जो बहुत बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से को बिलोंग करती है। दैट मीन्स कि वो 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की कार्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसी कार बनानी पड़ेगी जो 1-2 लाख में आ जाए, लेकिन जो फैमिली है वो उसको यूज कर सके। तो इसको हम बोलते हैं मार्केट ओरिएंटेशन, कि मार्केट के अकॉर्डिंग हम अपने प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं, और मार्केट के अकॉर्डिंग ही हम ये देखते हैं कि भाई हमें किस चीज का प्रोडक्शन करना है। तो अब मार्केट ओरिएंटेशन के अंदर हमारा जो ये कंसेप्ट था ये चेंज हो गया था फ्रॉम प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब इसके बाद हमने बात की थी भाई प्राइवेटाइजेशन की, हमने बात की थी, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन में हमने बोला था कि वहां पे हम डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन के केस में हमने क्या किया था, वहां पे हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया था। सो डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मीनिंग हमने ये करा था कि जो पब्लिक या फिर जो गवर्नमेंट का जो भी होल्डिंग्स है, गवर्नमेंट के जो भी शेयर्स हैं, वो हमने पब्लिक को सेल करना स्टार्ट किया था, ठीक है। पब्लिक कंपनीज जो है उनको हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया था, या फिर जो भी जनरल पब्लिक है उसको हमने सेल किया था। तो उस केस में क्या हुआ कि जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको जो बजट मिलता था गवर्नमेंट से वो अब नहीं मिलेगा। क्योंकि भाई पहले गवर्नमेंट उसको पूरी तरह से मेंटेन करती थी, किसी तरह की पैसे की कमी है तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ चीज नहीं है। अब वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है तो उसको ये लगा, पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है, क्योंकि वो कन्वर्ट हो गई थी, तो अब उनको ये लगा कि भाई अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो अपना हाथ हटा लिया है, ठीक है। गवर्नमेंट जब तक हमारे साथ थी तब तक तो हमें पैसा मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अगर हमें अपना जो लेवल है उसको इंक्रीज करना है, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इस परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए की वजह से ही हमने क्या बोला कि जो बजटरी सपोर्ट था पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, वो खत्म होने लगा था, ठीक है। मतलब सपोर्ट अब भी कर रही थी गवर्नमेंट, लेकिन उस लेवल से नहीं कर रही थी जितना पहले करती थी। तो यहाँ पे यही हो गया कि भाई लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, कि अब जो बजट से उसको सपोर्ट मिलता था, जो पैसा उसको गवर्नमेंट से मिल जाया करता था, वो अब उसको नहीं मिल रहा है। तो अगर उसको किसी तरह की कोई इंप्रूवमेंट करनी है तो उसको खुद से कोई मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से कोई काम करना पड़ेगा, तभी वो जाके कोई सक्सेसफुल हो सकेगी, अदरवाइज उसको बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे थे इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन बिजनेस, ठीक है। सो ये चैप्टर इतना ही है, इसमें इसके अलावा और कोई चीजें नहीं है। अब नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे केस स्टडीज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी मंडे को, ठीक है। तो ध्यान रखना मंडे को हमारी होगी अब नेक्स्ट क्लास, मंडे एट सेम टाइम 8:30 to 9:30। सो वहां पे हम कर लेंगे केस स्टडीज इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इसको पढ़ लेना अच्छे से, जो भी चीजें हमने करी हैं, चाहे वो एलपीजी पॉलिसीज है, डिमोनेटाइजेशन है, कुछ भी है, उन सबको पढ़ लेना। और अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो वहां पे जो हमारी क्लास होने वाली मंडे को, वहां पे पहले केस स्टडी कर लेंगे, या फिर केस स्टडी से पहले अगर कोई तुम्हारा डाउट होगा तो डाउट क्लियर कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम केस स्टडीज डिस्कस कर लेंगे, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन जो है वो तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा एक चीज और मैं तुम्हें बता दूं कि कल है हमारा सुपर संडे, ठीक है। कल है सुपर संडे 20 सितंबर 2020। अब सुपर संडे क्यों है, क्योंकि अन अकेडमी स्पेशल क्लासेस हमने ऑर्गेनाइज की हैं आपके लिए। सो 10 बजे से 11 बजे तक आपका होगा बीएसटी का क्विज, ठीक है। बीएसटी का क्विज होगा, क्विज ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉलोड बाय अ डाउट क्लियरिंग सेशन। तो जिसको भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, या फिर कोई भी चीज तुम पूछना चाहते हो ना, तो क्विज के बाद वहां पे हम एक डाउट सेशन रख लेंगे, और वो जो भी तुम्हारा डाउट है वो अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारी क्लास होगी वो होगी 11:15 to 12:15 बाय अखिलेश सर, जहाँ पे वो पढ़ाएंगे पॉवर्टी, ठीक है। इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर है पॉवर्टी, उसका वो चैप्टर सर पढ़ाएंगे अखिलेश सर। इसके बाद एक जनरल डिस्कशन होगा, और ये जनरल डिस्कशन होगा 12:30 to 1:30, जो लेंगे आपके पलाश सर,
ठीक है। और वो आपको ये बताएंगे कि जो थ्योरी सब्जेक्ट है, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स, तो इसमें आप अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो बहुत सिंपल सा होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो ठीक है। लेकिन जो हमारी थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं उनको, उनकी जो तैयारी है उसको आपको किस तरह से करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये यहाँ पे आ गया पलाश सर का एक सेशन। देन इसके बाद फाइनली आपका होगा 2 बजे से 3 बजे होगा एक अकाउंटेंसी का क्विज जो लेंगे श्रेय सर। ठीक है, सो श्रेय सर लेंगे आपका अकाउंटेंसी का क्विज 2 PM to 3 PM। ठीक है, इसके अलावा जिसने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ये लिंक फॉलो कर सकता है। क्या कैसे करना है कि अपने ब्राउजर को ओपन करो, ब्राउजर को ओपन करने के बाद ये जो लिंक है livedaily.me/commerce, ये लिंक टाइप कर देना अपने ब्राउजर के अंदर। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी तुम्हें वो लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर डायरेक्टली क्लिक करके भी टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो ज्वाइन कर सकते हो। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि भाई यहाँ पे जो भी हमारे नोट्स हैं, यूट्यूब के जो भी नोट्स हैं वो मैं वहां पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो भी केस स्टडीज हम करेंगे या फिर कुछ भी चीजें होंगी वो मैं वहां पे उनको पोस्ट करूंगा। इसके अलावा स्पेशल क्लास का शेड्यूल मैं दोबारा से तुम्हें बता देता हूँ, इनकेस किसी ने नहीं ध्यान दिया हो पहले। तो हमारी जो स्पेशल क्लासेस होती है ना, उनका शेड्यूल फिक्स है मंडे वेंसडे फ्राइडे एट 5 PM। ठीक है, 5 बजे मंडे वेंसडे फ्राइडे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर स्पेशल क्लासेस होती हैं जो फ्री टू वॉच है। ठीक है, हर कोई इसको देख सकता है। तो ये जिसने नहीं देखी है, हमारी 4-5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है वहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जिसने नहीं देखी है वो वहां पे जाओ, मेरा नाम सर्च करोगे, मेरा प्रोफाइल आ जाएगा गौरव यादव के नाम से, उसको सर्च करो और उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, फॉलो कर लेना ताकि जो भी हमारी क्लास होगी वहां पे उसका नोटिफिकेशन तुम्हें मिल जाए। इसके अलावा जिसने भी चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। और जितने भी आपके सोशल मीडिया है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे व्हाट्सएप है, सब पे शेयर कर दो इसके बारे में। ठीक है, कि हमारी अनअकैडमी पे हमारी बिजनेस स्टडीज और बाकी सब्जेक्ट की भी क्लासेस होती हैं, तो शेयर कर दो। और साथ ही साथ में इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, ये बिल्कुल मत भूलना कि हमारा क्विज होने वाला है संडे को। ठीक है, दैट मीन्स कल। तो कल सुबह हम मिलेंगे 10 बजे। ठीक है, so thank you so much for joining in everyone. Have a very nice day. Thank you.